गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में एक टॉपिक और कवर करेंगे। वो टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज की अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो कुछ ऐसे बोला जा सकता है, इफ rows and columns of a matrix are interchanged, we get transpose of a matrix। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स A है 2 3 7 1 -1 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3, मतलब इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज को या तो A डैश से रिप्रेजेंट कीजिए, ए टी से रिप्रेजेंट कीजिए। ये ए ट्रांसपोज का सिंबल होता है। ए ट्रांसपोज आएगा 2 3 7, मतलब फर्स्ट रो क्या बन गई है? फर्स्ट कॉलम। और सेकंड रो क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 into 2। तो यहां से दो चीजें कंक्लूड की जा सकती हैं। पहली चीज है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए is m into n, order of matrix A transpose is n into m। दूसरी चीज एक नोटिस करिए, एलिमेंट ऑफ पोजीशन aij goes to position AJI। यहां पर नोटिस कीजिए कि अगर कोई एक एलिमेंट पहले A13 पोजीशन पे था तो अब वो एलिमेंट A31 पे पहुंच गया है, मतलब AIJ वाले एलिमेंट कहां चले गए हैं? AJI में। तो एक तरीके से ये मैं बोल सकता हूं कि अगर एक मैट्रिक्स A है जिसका एक जनरल एलिमेंट AIJ है, ऑर्डर इसका m क्रॉस n है, तो A ट्रांसपोज का जनरल एलिमेंट AJI होगा और ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। ट्रांसपोज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग टोटल 4 प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, मतलब समेशन में ट्रांसपोज ब्रेक हो जाता है। सेम एज माइनस में होता है, सब्सट्रैक्शन में होता है। अगर A माइनस बी का होल ट्रांसपोज लिखा है तो क्या बन जाएगा? A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। दूसरी चीज, अगर मैं ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेता हूं तो वापस से वही मैट्रिक्स A आ जाती है। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि कुछ बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जांपल लेके उसको चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी सारी वैलिड होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि A का होल ट्रांसपोज इक्वल टू K टाइम्स A ट्रांसपोज होता है, जहां पे K कोई एक कांस्टेंट है। अगर मैं कांस्टेंट का ट्रांसपोज लेता हूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बोलना चाहता है यहाँ पे। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है। A इंटू बी का होल ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ध्यान रखिए, ये A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज नहीं है, ये क्या हो जाता है? रिवर्स ऑर्डर में चलता है। इन जनरल अगर मैं लिखूं, मान लीजिए मेरे पास 4 मैट्रिक्स हैं ABCD, इनके होल ट्रांसपोज की अगर बात हो रही है तो ये हो जाएगा D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये सबका ऑर्डर कैसा हो जाएगा? रिवर्स। जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले आएगा, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड पे आएगा, जो थर्ड लास्ट है वो थर्ड पे आएगा, जो पहला वाला है वो आखिरी में चला जाएगा।
तो ये चीज इस पे ध्यान रखनी है। ये ट्रांसपोज का एक बेसिक कंसेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए। ट्रांसपोज की बेसिक डिफिनीशन क्या होती है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है तो उसका ट्रांसपोज n इंटू m होगा। a ij का एलिमेंट a ji में चला जाएगा। और उसके बाद ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी हैं, ये किस तरीके से काम कर रही हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई का नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट क्लियरिंग वाइज ये काफी हेल्प करता है मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट समझने में। तो एक क्वेश्चन है, लेट ए बी सी डी आर रियल मैट्रिसेस such that क्या क्या दिया हुआ है, A ट्रांसपोज इक्वल टू दिया है बी सी डी, B ट्रांसपोज दिया है सी डी ए, C ट्रांसपोज दिया हुआ है डी ए बी, D ट्रांसपोज दिया हुआ है ए बी सी। साथ में और दे रहा है, बोल रहा है फॉर द मैट्रिक्स S इक्वल टू ए बी सी डी प्रूव दैट S क्यूब की वैल्यू वापस से S के इक्वल आती है। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको मैं प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर मैं S क्यूब की बात करूं तो मतलब ये ABCD होल क्यूब की बात हो रही है। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ABCD का होल क्यूब ये कोई ABCD रियल नंबर नहीं है कि मैं ABCD का होल क्यूब A क्यूब B क्यूब C क्यूब D क्यूब लिख दूंगा। ध्यान देना है, ABCD होल क्यूब का मतलब है कि ABCD मैट्रिक्स का ABCD मैट्रिक्स में 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसको ऐसे लिख सकता हूं, ABCD इंटू ABCD इंटू ABCD। ध्यान रखना है, ये वाला A इधर में शिफ्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है कि A इंटू बी इंटू सी लिखा है तो मैं C को पहले ले सकता हूँ, A को बाद में, फिर B को उसके बाद में। ये सब इसमें नहीं चलेगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे हो सकती है कि मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूँ और ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करूँ। क्या फायदा होगा उससे, ध्यान से देखिएगा। A को मैंने वही रहने दिया, BCD को एक ब्रैकेट में रखा, फिर ABC को एक ब्रैकेट में रखा, फिर DAB को एक ब्रैकेट में रखा, और फिर मैंने CD को ऐसे ही लिख दिया। ये मैं कर सकता हूं, मैंने ब्रैकेट्स की पोजीशन सिर्फ चेंज की है। ये भी ABCD 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 ही लिखा हुआ है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि अब मैं BCD के प्लेस पे A ट्रांसपोज लिख सकता हूं, जो कि गिवन है मुझे। ABC के प्लेस पे D ट्रांसपोज लिख सकता हूं, DAB के प्लेस पे C ट्रांसपोज लिख सकता हूं मैं। अब इन तीनों को अगर मैं एक साथ कंबाइन करूं तो इनको मैं CDA का होल ट्रांसपोज लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज रिवर्स होकर ओपन होगा तो यही बनेगा, A ट्रांसपोज, फिर D ट्रांसपोज, फिर C ट्रांसपोज। अब CDA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B आएगा तो ये एक तरीके से ABCD आ गया। मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, ये वापस से S आ गई है। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो ये एक बेहतर क्वेश्चन है इस चीज को समझने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में काउंट होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर मैं डिफिनीशन वाइज जाऊं तो कुछ ऐसे बोला जाता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called symmetric if A equal to A ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका क्या लॉजिक है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए? बड़ा आसान सी बात है। अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए उसका ऑर्डर m इंटू n है। अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऐसे लिख देता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ ए m इंटू n एज्यूम कर लिया मैंने, तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा। अब अगर मुझे a को a ट्रांसपोज के इक्वल करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो m इक्वल टू n आना चाहिए। और जैसे ही m इक्वल टू n आ गया तो ऑर्डर ऑफ a अब क्या हो गया, m क्रॉस m, एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो ये कंसेप्ट है, इस वजह से ये क्या होनी चाहिए, ये a हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगी। अब अगर मान लीजिए कोई मुझसे बोलता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि ऑर्डर 3 की कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, तो तरीका क्या होता है उसको वो समझते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए मुझे एक ऑर्डर 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है, तो सबसे पहले मैं रो 1 में अपने हिसाब से कोई भी एलिमेंट लिख दूंगा। मान लीजिए 1 - 4 7 ये लिख दिया मैंने। जो मैंने रो 1 में लिखा है सेम चीज कॉलम 1 में कॉपी कर दूंगा। रो 1 के सारे एलिमेंट कॉलम 1 में आ गए। अब मैं अपने हिसाब से रो 2 में कुछ भी लिखूंगा, जो मैंने रो 2 में लिखा है उसी को मैं कॉलम 2 में कंप्लीट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट लिख लूंगा। तो अगर कोई नोटिस करे तो ये मैट्रिक्स कैसी है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स A है और अगर मैं A ट्रांसपोज निकालता हूँ, रो और कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ, तो भी मेरे को सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बड़ा आसान है सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना, कोई बड़ा बहुत भारी लॉजिक नहीं लगा रहा हूं मैं इसमें। एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या मैंने बताया है। एक ऑर्डर 3 की अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है मुझे, तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिख दो अपनी मर्जी से। मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 6 7 लिखता हूँ। जो मैंने रो 1 में लिखा है उसी को कॉलम 1 में कॉपी कर दीजिए। फिर रो 2 कंप्लीट कीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। 8 9 लिख दिया मान लीजिए मैंने। जो मैंने रो 2 पे लिखा है वही कॉलम 2 पे लिखना है, और यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई एलिमेंट डाल दीजिए। जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आगे चलते हैं इसमें हम लोग और देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे लिखी जाती है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। बोला जाता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called skew symmetric
इफ कंडीशन है A इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, या ऐसा भी बोल सकता हूं A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अगर ये कंडीशन आती है तो ये मैट्रिक्स कैसी होती है? ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। स्क्यू सिमेट्रिक भी कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेम रीजन है जो मैंने सिमेट्रिक में दिया था। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, जिसको सबको याद रखना चाहिए। मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी करूंगा। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrix are zero। सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं? जीरो होते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूव भी कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास A एक मैट्रिक्स है, जनरल एलिमेंट इसका Aij है, ऑर्डर इसका m क्रॉस n है। मान लीजिए इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो उसका जनरल एलिमेंट Aj आएगा, ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। क्या मैं बोल सकता हूं कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन क्या होती है? A इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अगर मैं एलिमेंट वाइज कंपेयर करूं तो Aij टाइप का एलिमेंट माइनस Aj टाइप के एलिमेंट के इक्वल होगा, एलिमेंट वाइज अगर कंपेयर करूं तो। अगर इस इक्वेशन में मैं j की जगह पे i डाल देता हूं तो मेरे पास आएगा Aii इक्वल टू माइनस Aii। इसको इधर लेके आता हूं तो 2 टाइम्स Aii क्या हो जाएगा? 0। मतलब Aii की वैल्यू क्या आ रही है? 0। और सबको पता होता है कि Aii जहां पे दोनों सफिक्सेस सेम होते हैं वो हमेशा किसको प्रेजेंट करता है? डायगोनल एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है तो तरीका क्या होगा। अगर मान लीजिए मेरे को ऑर्डर 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है तो सबसे पहले मैं 3 क्रॉस 3 का एक ब्लॉक बनाता हूं। थ्री क्रॉस 3 के ब्लॉक में अभी मैंने प्रूफ किया है कि सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। तो मैं सारे डायगोनल एलिमेंट 0 कर दूंगा। रो 1 को मैंने अपने हिसाब से कंप्लीट कर लिया, कुछ भी लिखूंगा। मान लीजिए मैंने 1 और -3 लिखा। जो मैंने रो 1 में लिखा है उसको माइनस साइन लगा के कॉलम 1 में लिख दीजिए। यहां पे अगर 1 -3 है तो यहां पे -1 3 लिख दीजिए। रो 2 पे अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो। मान लो 2 लिखा है यहां पे मैंने, अगर यहां 2 लिखा है तो यहां -2 लिख दो। ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये मैट्रिक्स कैसी है? ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको चेक भी कर सकते हैं। ये अगर A है, A ट्रांसपोज निकालो तो आता है 0 1 -3 -1 0 2 3 -2 0। क्या ये मैट्रिक्स -A के इक्वल नहीं है? अगर मैं A मैट्रिक्स में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूं तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब है A मैट्रिक्स कैसी है? ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ध्यान रखनी है ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हेल्प करेंगी। कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इफ A is a skew symmetric matrix prove that
B transpose AB is also skew symmetric। ये मेरे को प्रूफ करना है, प्रूफ कर रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है मुझे कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? -A। ये गिवन है, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है कि B ट्रांसपोज AB एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट C इक्वल टू B ट्रांसपोज AB। मैंने एज्यूम कर लिया कि B ट्रांसपोज AB एक मैट्रिक्स C के इक्वल है। दोनों साइड का ट्रांसपोज लिया मैंने, क्यों ले रहा हूं अभी पता चलेगा। तो ये आया B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज। मेरे को पता है मल्टीप्लिकेशन में जब मैं होल ट्रांसपोज करता हूं और ओपन करता हूं तो ऑर्डर क्या हो जाता है? रिवर्स। तो ये क्या आ जाएगा? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब ये आ जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B। अब मैं A ट्रांसपोज की जगह क्या लिखने जा रहा हूं? -A, जो कि गिवन है। माइनस साइन बाहर निकाल लो तो C ट्रांसपोज आ गया मेरे पास -B ट्रांसपोज AB, मतलब एक तरीके से क्या आ गया? -C। तो अगर C ट्रांसपोज इक्वल टू -C आ गया तो C कैसी मैट्रिक्स है? C एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और C को मैंने किसके इक्वल एज्यूम किया था? B ट्रांसपोज AB के। तो B ट्रांसपोज AB कैसी मैट्रिक्स मैंने प्रूव कर ली? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है। क्वेश्चन है इफ A is a square matrix, that's it, और कुछ नहीं दिया है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। बोल रहा है A सिर्फ ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तुमसे प्रूफ करा रहा है A into A transpose is symmetric matrix। तो हमारे पास तरीका क्या होता है? जिसको हमें प्रूफ करना होता है उसको हम किसके इक्वल एज्यूम कर लेते हैं? C के इक्वल। तो मैंने एज्यूम कर लिया C इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज, और दोनों साइड का क्या लूंगा मैं? दोनों साइड का ट्रांसपोज लूंगा। ट्रांसपोज पलट जाएगा तो ये वापस से A इंटू A ट्रांसपोज आ रहा है, मतलब C ट्रांसपोज इक्वल टू C आ रहा है। सो C इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन मैंने बताया इस कंसेप्ट पे। एक और प्रॉपर्टी होती है, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। वो प्रॉपर्टी क्या है? बोला जाता है every square matrix can be presented as sum of a symmetric and skew symmetric matrix। क्या बोला जा रहा है? हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स A दी गई है, क्या मैं इस A मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूं? पहले मुझे ये बताइए, ये अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है,
ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ये ए इक्वल टू ए ही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि जो ये पार्ट है, इतना पार्ट, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये जो पार्ट है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैं भी प्रूफ करता हूं। ध्यान से देखना है सब। क्या किया मैंने एज्यूम किया C इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, दोनों साइड का ट्रांसपोज लूंगा मैं, क्या आता है a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 का होल ट्रांसपोज, 1/2 कांस्टेंट है, ट्रांसपोज से ऐसे ही बाहर निकल आएगा, ये बचेगा a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा, प्लस में ऐसे ही ब्रेक हो जाता है, बनेगा a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये आ जाएगा हाफ a ट्रांसपोज प्लस a विच इज सेम एज C। तो मुझे पता चल गया कि ये C कैसी मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मैं इसकी बात करूंगा, इसके केस में मैंने C इक्वल टू एज्यूम कर लिया a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ट्रांसपोज लेता हूं अगर मैं तो आएगा a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 का होल ट्रांसपोज, यहां से C ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ बाहर निकालूंगा, ये लिखा है a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये लिखा है हाफ a ट्रांसपोज माइनस a, ट्रांसपोज को जब ब्रेक करूंगा तो साफ दिख रहा है कि C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C है। अगर ये C है तो ये क्या है, माइनस C है। सो C इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं प्रॉपर्टी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इस पे, सीबीएसई के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी पहले क्या थी उसको देखते हैं एक बार फिर से। a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, जहां पे ये पार्ट कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये पार्ट कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस थ्री माइनस 7 4 2 3 9 8 7 0 as sum of a symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इसको सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। कैसे लिखते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जब सबसे पहले जो मैट्रिक्स दी गई है उसको a के इक्वल एज्यूम करो, क्या आ जाएगा 3 माइनस 7 4 2 3 9 8 7 0, ये मैट्रिक्स A। अगर ये मैट्रिक्स A है तो A ट्रांसपोज क्या होगा, 3 माइनस 7 4 2 3 9 8 7 0, ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स क्या है, A ट्रांसपोज। मैं एक मैट्रिक्स P निकालूंगा जो कि है A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, फिर मैं एक मैट्रिक्स Q निकालूंगा जो कि है A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। अगर मुझे पहली मैट्रिक्स निकालनी है तो ये आएगा हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज कर दो, कितना आता है 6 माइनस 5 12 माइनस 5 6 16 12 16 0, हाफ से डिवाइड कर दो, कितना आता है 3 माइनस 5 बाई 2 6 माइनस 5 बाई 2 3 8 6
8 0। सिमिलरली A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आएगा? A माइनस A ट्रांसपोज करूंगा मैं तो 0 -9 -4 9 0 2 4 -2 0, हाफ से डिवाइड करूंगा तो 0 -9/2 -2 9/2 0 1 2 -1 0, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अगर नोटिस कीजिए तो P कैसी मैट्रिक्स आ रही है? P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है। Q कैसी मैट्रिक्स आ रही है? Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है। और अगर मैं दोनों का समेशन लेता हूं, P प्लस Q करता हूं, तो मुझे बताइए कि क्या ओरिजिनल A मैट्रिक्स आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। क्या मैं लिख सकता हूं कि 3 - 7 4 2 3 9 8 7 0, जो कि मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ये इक्वल है 3 - 5/2 6 -5/2 3 8 6 8 0 प्लस 0 -9/2 -2 9/2 0 1 2 -1 0 के। तो मैंने यहाँ से प्रूफ कर लिया कि ये जो मैट्रिक्स है इसको एक सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे सिमेट्रिक की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 और स्क्यू सिमेट्रिक A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगली चीज है इसमें तो सबको समझना पड़ेगा, वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, किस तरीके से एप्लीकेबल है, उसकी बात करेंगे हम लोग। किन ऑपरेशंस को एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोला जाता है, बात करता हूं मैं इसमें। मैट्रिक्स के केस में टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, जिसमें 3 ऑपरेशंस रो के लिए होते हैं और 3 ऑपरेशंस कॉलम के लिए। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है? इंटरचेंजिंग 2 रोज और 2 कॉलम्स। इसको प्रेजेंट ऑपरेशन को कैसे करते हैं? ऐसे RI, ये इंटरचेंज का सिंबल होता है। RI इंटरचेंज होगा RJ से, CI इंटरचेंज होगा CJ से। कैसे अप्लाई होते हैं ये ऑपरेशन? मान लीजिए A कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, 3 -2 1 7 0 5 1 2 9। अगर मैं इसमें एक ऑपरेशन लगा रहा हूं कि R1 इंटरचेंज करूंगा R3 से, तो एक नई मैट्रिक्स B बनेगी और B में क्या होगा? R3 पहुंच जाएगा R1 की जगह पे, R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आ जाएगा नीचे। अगर मैं फर्दर एक और ऑपरेशन लगाता हूं कि C2 इंटरचेंज करूंगा C3 से, तो एक नई मैट्रिक्स C जनरेट कर दी मैंने, कॉलम 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आ जाएगा 9 5 1 और यहाँ चला जाएगा 2 0 -2। तो ये पहला ऑपरेशन होता है जो मैट्रिसेस पे एप्लीकेबल होता है। मैं किन्हीं भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, मैं किन्हीं भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा, एक रो और एक कॉलम आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर मैंने किसी एक रो को किसी एक कॉलम से चेंज किया तो बाकी चीजें भी अफेक्टेड हो जाएंगी। इसलिए रो से इंटरचेंज होती है और कॉलम से इंटरचेंज होता है। ये पहला ऑपरेशन है। सेकंड ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन बाय अ नॉन जीरो स्केलर। स्केलर का मतलब कांस्टेंट होता है इन अ रो और इन अ कॉलम। मतलब मैं क्या कर सकता हूं,
मैं किसी एक रो में एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, मैं किसी एक कॉलम में किसी एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। कांस्टेंट नॉन जीरो रखेंगे हम लोग। ए मान लीजिए एक मैट्रिक्स दी गई है 4 -3 1 2 3 0 7 3 1। अगर मैंने R2 को रिप्लेस किया R1 को रिप्लेस किया हाफ R1 से, तो A क्या आ जाएगा 2 -3/2 1/2। बाकी R2 और R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक नई मैट्रिक्स जनरेट होगी B। मान लीजिए फिर से मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि C3 को 2 टाइम्स या -2 टाइम्स C3 से रिप्लेस करो, तो एक नई मैट्रिक्स C जनरेट होगी। C1 C2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो थे वही रहेंगे, बस C3 के एलिमेंट में -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नई मैट्रिक्स आ जाती है। ये दो एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे जो सबको पता होने चाहिए। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है इंटरचेंजिंग 2 रोज और 2 कॉलम्स। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन बाय अ नॉन जीरो स्केलर इन अ रो और इन अ कॉलम। अगला सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये ऑपरेशन क्या है, मैं लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, ये ध्यान रखिए। Ri को रिप्लेस किया जा सकता है Ri प्लस k टाइम्स Rj से। Ci को रिप्लेस किया जा सकता है Ci प्लस k टाइम्स Cj से। एक एग्जांपल से दिखाता हूं, शायद बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A दी गई है 4 -5 1 2 3 1 1 -4 0। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें मान लीजिए एक ऑपरेशन लगाता हूं। R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं R1 - 2R2 से। ये ऑपरेशन वैलिड है। ये ऑपरेशन इस टाइप का है। R1 और R1 का कोफिशिएंट क्या है, सेम है 1, और माइनस k की जगह क्या रख दिया है -2। तो अगर मैं इस ऑपरेशन को अप्लाई करता हूं तो चेंजेस कहां आएंगे, R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो सेम रहेंगे। बस R1 क्या हो जाएगा R1 - 2R2, तो 4 -2 × 2 कितना हो जाएगा 0, -5 -6 कितना हो जाएगा -11, 1 - 2 कितना हो जाएगा -1। अगर मैं कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं तो वो चेंजेस सिर्फ R1 में होंगे, चीज को ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं C1 - C2, तो एक नई मैट्रिक्स C जनरेट हो रही है। कैसे, C1 - C2 करूंगा तो ये आएगा 11 -1 5। C2 C3 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये ऐसे लिख दिए जाएंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, जो इसमें डाउट होता है बच्चों को, वो ये होता है कि क्या इस तरीके का ऑपरेशन अलाउड है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं C1 को रिप्लेस करूं C2 - C1 से। तो मैं उनको ये बोलता हूं कि ये ऑपरेशन मैट्रिक्स में अलाउड है, लेकिन डिटर्मिनेंट में अलाउड नहीं है। डिटर्मिनेंट में अलाउड क्यों नहीं है, ये तो हम लोग डिटर्मिनेंट में देखेंगे। मैट्रिक्स में अलाउड क्यों है, मैं इसकी बात कर लेता हूं। देखिए, मैट्रिक्स में अगर मैं कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूं तो हमेशा एक नई मैट्रिक्स जनरेट होती है। डिटर्मिनेंट में जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए जाएंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन आती है कि जो कॉफिशिएंट यहां पे होना चाहिए वो सेम कॉफिशिएंट यहां पे होना चाहिए। यहां पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जबकि इस ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस ऑपरेशन का मतलब है मैंने दो ऑपरेशन को कंबाइन कर दिया है। पहले C1 को रिप्लेस किया गया होगा C1 - C2 से, फिर मैंने क्या किया होगा, फिर C1 को रिप्लेस किया होगा -C1 से, तब ये चीज आएगी। तो ये मैंने दो ऑपरेशन कंबाइन करके लिख दिए हैं। मैट्रिक्स में इस तरीके के ऑपरेशन अलाउड हो सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में अलाउड नहीं होते हैं। तो दोनों को सेम रखने के लिए एक रूल बना देते हैं लोग। हमेशा बोलते हैं
कि अगर आर आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो मेक श्योर आर आई का कोफिशिएंट यहाँ पे भी क्या हो 1। एक और क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या मैं एक ही साथ 2-3 ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है 4 3 1 2 3 1 1 1 0। अगर मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, R1 को रिप्लेस कर रहा हूं R1 माइनस R2 से, R3 को रिप्लेस कर रहा हूं R3 माइनस R1 से, तो ये ध्यान रखना है कि पहले ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं सेकंड ऑपरेशन लगाऊं तो उस समय R1 अपडेट हो चुका है, R1 चेंज हो चुका है, तो ये अपडेटेड R1 पे लग रहा है ऑपरेशन। या तो मैं इतना केयरफुल रहूं कि मुझे इन सब चीजों का ध्यान देना है, अदरवाइज मैं फिर ऑपरेशन इस तरीके से लगाता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी वाली नहीं आती है कि अपडेटेड पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। R1 को रिप्लेस किया मैंने R1 माइनस R2 से, R2 को रिप्लेस किया मैंने R2 माइनस R3 से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे अपडेट R1 हुई है और मैंने यहाँ पे R1 यूज ही नहीं किया है। तो मैं 2-3 ऑपरेशन भी एक साथ लगा सकता हूँ। जैसे जैसे हम लोग इसमें और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग इसमें और भी कुछ चीजें देखेंगे। तो होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है और इन 3 एलिमेंट्री के अलावा चौथा कोई ऑपरेशन एप्लीकेबल नहीं है। कभी भी ऐसा मत कर दीजिएगा कि R1 को रिप्लेस कर दिया R1 प्लस 2 से, ऐसा कोई ऑपरेशन वैलिड ऑपरेशन नहीं है। ये ऑपरेशन मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वैलिड नहीं माना जाता, इस चीज को ध्यान देना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको और बताऊंगा मैं इसी क्लास में, वो कंसेप्ट है इनवर्टिबल मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स के इनवर्स का। इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, डिस्कशन करेंगे इसके बारे में हम लोग। क्या कंसेप्ट है इसके बारे में बात करते हैं। डिफिनीशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो डिफिनीशन होती है इफ A is a square matrix of order m if there is a square matrix B of same order m such that AB equal to BA equal to I, then B is called inverse of A, hence A will be invertible। इनवर्टिबल का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकालना पॉसिबल हो। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो समझने वाली है। पहली बात, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि A को एक कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, B को भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो भी कैसा, सेम ऑर्डर का। तो इन सब चीजों के अगर मुझे जवाब चाहिए तो इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए A एक मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। B मान लीजिए एक मैट्रिक्स है Bij जिसका ऑर्डर है r क्रॉस s। तो सबसे पहले इनवर्स की कंडीशन क्या है, AB और BA कम से कम डिफाइन होने चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फॉर, या ऐसे लिखूंगा सिंस AB शुड बी डिफाइंड। तो अगर मुझे AB को डिफाइन करना है तो क्या n की वैल्यू r के इक्वल होनी चाहिए, और अगर मुझे BA को डिफाइन करना है तो m की वैल्यू s के इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं समराइज करूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि इन ऑर्डर टू डिफाइन AB एंड BA बोथ, क्या होना चाहिए, अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है
तो B का ऑर्डर n क्रॉस m होना चाहिए, तभी ये दोनों डिफाइन होंगे, अदरवाइज AB और BA डिफाइन ही नहीं होंगे। अब सिर्फ डिफाइन करने से काम नहीं चल रहा है, क्या बोल रहा है, AB और BA को इक्वल भी करना है मेरे को। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ AB अगर निकाला जाए तो वो आता है m इंटू एम। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ BA अगर देखा जाए तो वो कितना आता है, n इंटू एन। तो अगर मुझे AB इक्वल टू BA करना है तो m की वैल्यू n के इक्वल करनी पड़ेगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती है जब उनके ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब आ गया, अगर m n के इक्वल है तो A और B दोनों मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, A and B बोथ मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो भी कैसी, सेम ऑर्डर की। मैं दोबारा समझा देता हूं इस चीज को। मान लीजिए A मैट्रिक्स एक m इंटू एन ऑर्डर की है, B मैट्रिक्स एक R इंटू एस ऑर्डर की है। अगर मुझे AB और BA डिफाइन करना है तो मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर A का ऑर्डर m इंटू एन है तो B का ऑर्डर n इंटू m होना चाहिए। अब अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ AB निकालना है तो याद है मैंने बताया था ये और ये गायब हो जाते हैं, m इंटू एम AB का ऑर्डर होगा, BA का ऑर्डर n इंटू n होगा। अगर मुझे AB इक्वल टू BA करना है, जैसा कि इनवर्स की डिफिनीशन होती है, तो m की वैल्यू n के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है मेरे को पता चल गया कि A और B दोनों कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो भी सेम ऑर्डर की। इसका मतलब समझते हैं। इसका एक और मतलब है कि फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स सिर्फ और सिर्फ किसका निकलता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। ध्यान रखिएगा, अगर A इक्वल टू B इनवर्स है तो ये अंडरस्टूड है कि B इक्वल टू A इनवर्स होगा। एक मैट्रिक्स अगर दूसरे की इनवर्स है तो दूसरी मैट्रिक्स पहले की इनवर्स होगी, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें एक और चीज, हम लोग छोटी छोटी चीजें हैं, वो चीज मिस ना हो जाए हम लोगों से। कुछ और छोटी चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी। अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे कि इनवर्स निकाला कैसे जाता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं मैं। एक और इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स के दो तीन इनवर्स निकाला है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसको मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। कैसे प्रूफ करूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन से। तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट A is a square matrix of order m let B and C are two inverses of A। मैंने अज्यूम कर लिया कि इस मैट्रिक्स का एक नहीं कितने इनवर्सेस हैं, दो। पॉइंट वाइज लिखेंगे, इफ B is inverse of A तो मैं क्या लिखूंगा कंडीशन, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। इफ C इज इनवर्स ऑफ A तो मैं क्या कंडीशन लिखूंगा, AC इक्वल टू CA इक्वल टू I। क्या मैं B को BI लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि I से पोस्ट मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं I के प्लेस पे AC लिख दूं, क्या मैं BA को एक साथ ले लूं, BA की जगह पे फिर से I लिख दूं, और IC क्या होता है, C। तो मैंने प्रूफ कर लिया कि ये दो मैट्रिक्स नहीं है, एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक है, क्योंकि B और C क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। सो B एंड C आर सेम मैट्रिक्स। इसका मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और कैसा करता है, यूनिक करता है। ये चीज ध्यान रखनी है सबको। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ
A and B are invertible matrices of same order तो AB का होल इनवर्स होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ऐसी प्रॉपर्टी हम लोगों ने ट्रांसपोज में भी देखी थी। क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। क्यों होता है इसको मैं प्रूफ करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब तक हम लोग कम से कम एक बात तो सीख चुके हैं कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। देखिए ये पिछली बार क्लियर था, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या था? आई था। मतलब मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इनवर्स भी आई था और मैट्रिक्स इनवर्स इनटू मैट्रिक्स भी क्या होता है? आई होता है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर मैं ए बी मैट्रिक्स में ए बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिजल्ट आई आएगा? बिल्कुल। दोनों तरफ मैं प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स कर रहा हूं। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, ए के साथ ले लिया इसको, ए इनवर्स इंटू ए क्या आ जाएगा? आई। ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है, आई इंटू बी बी आएगा। दोनों तरफ फिर से मैंने क्या कर दिया? प्री मल्टीप्लाई। ध्यान रखना प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स किया। प्री मल्टीप्लाई का मतलब है पहले, तो बी इनवर्स बी एक साथ आ गया, बी इनवर्स बी क्या होता है? आई, और आई इंटू ए बी इनवर्स क्या होता है? ए बी इनवर्स। तो यहां से मैंने प्रूव कर लिया कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल है। इन जनरल अगर मान लीजिए 4 मैट्रिक्स होती मेरे पास, ऐसा होता ए बी सी डी होल इनवर्स, तो इसको कैसे लिखता मैं? जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी चलती थी, डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। शर्त क्या होनी चाहिए कि ए बी सी डी चारों कैसी होनी चाहिए? इन्वर्टिबल होनी चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने सिर्फ इतनी बात की है कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होती क्या है, इनवर्स की क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स निकाला कैसे जाता है, इसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।